हेलो स्टूडेंट्स, तो हम कहाँ थे? हम पढ़ रहे थे रेस्पिरेशन चैप्टर। लास्ट लेक्चर में हमने कुछ टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशंस के बारे में डिस्कस किया था। रेस्पिरेशन होता क्या है? इट इज़ नथिंग बट ए कैटाबोलिक प्रोसेस where large organic molecules are broken into simple forms and releases energy। and जो भी कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर जो भी एक्सेस या फिर वेस्ट होते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, वो सारे बाहर निकल जाते हैं। सो दैट इज़ रेस्पिरेशन। उसके बाद हमने देखा था कि ब्रीथिंग क्या है, राइट? सो ब्रीथिंग इज नथिंग बट ए फिजिकल प्रोसेस वेयर यू टेक इन ऑक्सीजन and release out carbon dioxide, right? अब later on we even focused on कि रेस्पिरेशन के टाइप्स कितने हैं। तो रेस्पिरेशन में हमने दो टाइप्स पढ़े थे, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है कि यहाँ पे फूड जो है वो ब्रेक हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। एंड यूजुअली ये जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो फूड ब्रेक होता है दैट अकर्स इन हायर एनिमल्स, राइट? एंड इट्स लाइक जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है वो होता है किसमें? हाई दिस वन लोअर एनिमल्स में, लोअर कैटेगरी के एनिमल्स में, राइट? नाउ अब ज़्यादातर ये जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है इसमें फूड ब्रेक होता है इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। हमने कुछ एग्जांपल्स भी पढ़े थे, जैसे कि सबसे पहले देखा था ईस्ट, राइट? ईस्ट क्या करता है? फूड को ब्रेक करता है, उसको कन्वर्ट करता है, फूड में जो शुगर मॉलिक्यूल होता है उसको कन्वर्ट करता है एथेनॉल में, और एथेनॉल में कन्वर्ट करने के बाद एनर्जी रिलीज करता है, दैट इज़ इन स्मॉल अमाउंट। तो अगर हम एरोबिक रेस्पिरेशन में एनर्जी का अमाउंट देखें तो वहाँ पे ज़्यादा होता है और कंपेयर टू एनएरोबिक रेस्पिरेशन। अब ये एनर्जी जो रिलीज़ होती है वो एनर्जी एटीपी के फॉर्म में रिलीज़ होती है, और एटीपी का फुल फॉर्म है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। जब जब हम वर्क करते हैं, जब जब हम एक्सरसाइज करते हैं, जब जब हमारी अंदर बॉडी के अंदर फिजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं, तब तब एटीपी ब्रेक होता है और एनर्जी रिलीज़ होती है। तो ये एटीपी एक तरीके से एनर्जी करेंसी भी कहलाती है। सो एरोबिक रेस्पिरेशन में 38 एटीपी रिलीज़ होती हैं, वेरएज एनएरोबिक रेस्पिरेशन में 2 एटीपी रिलीज़ होती हैं। अब एनएरोबिक रेस्पिरेशन में जो प्रोसेस जहाँ पे यीस्ट यूजुअली फूड को शुगर में, अल्कोहल में कन्वर्ट करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? फर्मेंटेशन प्रोसेस। सो फर्मेंटेशन इज द प्रोसेस where food is broken down or converted, or sugar molecule is converted into alcohol and carbon dioxide to release energy in absence of oxygen। and ज़्यादातर ये जो fermentation process होता है ये होता है इंडस्ट्रीज़ में, जैसे कि वाइन इंडस्ट्रीज़ हो गई जहाँ पे वाइन बनती हैं, राइट? तो यहाँ पे कौन सा रेस्पिरेशन होता है? एनएरोबिक रेस्पिरेशन। अब बात करते हैं कि स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन क्या क्या है। स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के लिए कौन कौन सी स्टेप हैं, कितनी स्टेप्स में रेस्पिरेशन कंप्लीट हो जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन। अब स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन में 3 स्टेप हैं। एक है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, इंटरनल रेस्पिरेशन एंड सेल्यूलर रेस्पिरेशन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन की। ओके, सो अगर हम एक्सटर्नल रेस्पिरेशन की बात करें तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन वो होता है जहाँ पे गैसेस का एक्सचेंज होता है बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड सराउंडिंग एनवायरनमेंट। तो हमारे बाहर का जो एनवायरनमेंट है, राइट, उसमें और हम ऑर्गेनिजम्स के बीच में जो गैसेस का एक्सचेंज होता है उसे हम क्या कहते हैं? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। तो एक्सचेंज of gases between organism and
सराउंडिंग एनवायरनमेंट, राइट। तो अब एग्जाम्पल जैसे कि मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, तो यहाँ पे जो भी सराउंडिंग में है, सराउंडिंग में जो भी एयर है, मैं क्या कर रही हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर रही हूँ नॉस्ट्रल के थ्रू एंड ऑक्सीजन को इनहेल कर रही हूँ। तो कहीं ना कहीं गैसेस का एक्सचेंज जो है सराउंडिंग एनवायरनमेंट में और मेरे बीच में हो रहा है, एक ऑर्गेनिज्म और सराउंडिंग एनवायरनमेंट के बीच में हो रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर रिलीज कर रहा है सराउंडिंग एनवायरनमेंट से, एनवायरनमेंट में, और एनवायरनमेंट से वो ऑक्सीजन को इनटेक कर रहा है, तो इट्स लाइक ही इज गिविंग ऑक्सीजन एंड he is taking he is giving carbon dioxide and he is taking oxygen, he is exchanging gases with the surrounding environment, तो उसे हम क्या कहेंगे, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। सेकंड इज इंटरनल रेस्पिरेशन। तो अब हम बात करते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन की। इंटरनल रेस्पिरेशन होता क्या है, ठीक है, अगर गैसेस का एक्सचेंज, मान लो हमने ऑक्सीजन अंदर ले ली, राइट, अब ऑर्गेनिज्म में ऑक्सीजन अंदर जा चुकी है, अब ऑर्गेनिज्म के जो ऑर्गेन सिस्टम है उसके बीच में और टिश्यूज और सेल्स के बीच में जो गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है, जो ब्लड और ऑर्गेन के बीच में जो गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है, उसे हम क्या कहेंगे, इंटरनल रेस्पिरेशन। exchange of gases between tissue, blood, cells and organ। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑर्गेन जैसे कि लंग्स में ऑक्सीजन अंदर जाती है, तो लंग्स और फिर लंग्स से फिर किस में जाती है, ब्लड और सेल्स में। तो ब्लड और सेल्स क्या कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लंग्स को दे रहे हैं और लंग्स ऑक्सीजन किसको दे रहा है, ब्लड और सेल्स को दे रहा है। तो इस तरीके से जो एक्सचेंज होता है गैसेस का बिटवीन टिश्यू, ब्लड, सेल्स एंड ऑर्गेन, दैट इज नोन एज इंटरनल रेस्पिरेशन। थर्ड हम बात करते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन की। ओके, अब सेलुलर रेस्पिरेशन होता क्या है, सेलुलर रेस्पिरेशन इज नथिंग बट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड इनसाइड द सेल्स। अब इंटरनल रेस्पिरेशन से गैसेस जो हैं वो सेल्स में पहुंच चुकी हैं। अब मैंने आपको बताया था कि रेस्पिरेशन का मतलब क्या है, फूड का ऑक्सीडाइज होना, फूड का ब्रेक डाउन होना इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो वो फूड का ब्रेक डाउन होता कहाँ पे है, वो होता है सेल्स के बीच में। तो सेल्स के अंदर जब ऑक्सीजन पहुँच जाता है तो ऑक्सीजन फूड को ऑक्सीडाइज करता है एंड दैट पर्टिकुलर प्रोसेस इज नोन एज सेलुलर रेस्पिरेशन। ऑक्सीडेशन ऑफ फूड इनसाइड सेल्स, राइट। तो सेलुलर रेस्पिरेशन क्या है, यहाँ पे फूड का ऑक्सीडेशन हो रहा है, सेल्स के अंदर फूड ब्रेक हो रहे हैं, सेल्स के अंदर इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ये 3 स्टेप्स हैं जो हम स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन में पढ़ते हैं। सबसे पहले हमने बात की थी एक्सटर्नल रेस्पिरेशन की। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में क्या होता है, हम ऑर्गेनिज्म के बीच, ऑर्गेनिज्म और सराउंडिंग एनवायरनमेंट के बीच में जो गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है, जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो लेन देन हो रहा है, उसे हम क्या कहते हैं, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। दैट इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड सराउंडिंग एनवायरनमेंट। अब हमने ऑक्सीजन को अंदर ले लिया तो वो ऑक्सीजन लंग्स में पहुंच चुकी है, तो फिर इंटरनल रेस्पिरेशन आता है। दैट इज लंग्स, ब्लड सेल्स और टिश्यूज के बीच में जो गैसेस का एक्सचेंज होता है
उसे हम क्या कहते हैं, इंटरनल रेस्पिरेशन, दैट इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन टिश्यूज, ब्लड सेल्स एंड ऑर्गन। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन की। तो सेल्यूलर रेस्पिरेशन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, मतलब फूड जो है वो ब्रेक हो जाता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज नोन एज सेल्यूलर रेस्पिरेशन। नेक्स्ट हम देखते हैं रेस्पिरेशन इन प्लांट्स किस तरीके से होता है, रेस्पिरेशन इन एनिमल्स किस तरीके से होता है। ओके, सो अब हमने देखा सेलुलर रेस्पिरेशन हो गया, इंटरनल रेस्पिरेशन हो गया, पूरे सारे स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन जो है वो कंप्लीट हैं। अब हम देखते हैं रेस्पिरेशन का प्रोसेस। तो रेस्पिरेशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स या सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स में नहीं होता है, प्लांट्स भी रेस्पायर करते हैं। तो आज की क्लास में हम देखेंगे कि रेस्पिरेशन इन प्लांट्स किस तरीके से होता है। ओके, सो दूसरे ऑर्गेनिजम्स की तरह प्लांट्स जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करते हैं। दे आर स्टेबल, दे आर फिक्स्ड इन स्टेशनरी, दे आर फिक्स्ड इन ए पर्टिकुलर पोजीशन, राइट। तो उन्हें रेस्पिरेशन के लिए इधर से उधर जाना नहीं पड़ता है, राइट। उनके और साथ के साथ दूसरे ऑर्गेनिजम्स की तरह रेस्पिरेशन की तो ज़रूरत होती है क्योंकि वो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लेकिन दूसरे ऑर्गेनिज्म की तरह प्लांट्स के अंदर रेस्पिरेटरी ट्रैक नहीं होता। रेस्पिरेटरी के लिए गैसेस को पहुंचाने के लिए एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक कोई भी ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं होता है। तो हर एक पार्ट जो प्लांट का जो भी पार्ट है, जितने भी पार्ट्स हैं, हर एक पार्ट प्लांट का इंडिविजुअली रेस्पायर करता है। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, ओके। सो प्लांट्स के हर एक पार्ट वो अब इंडिविजुअली रेस्पायर करते हैं। प्लांट्स रेस्पायर थ्रू रूट, स्टेम, लीफ individually, राइट। तो प्लांट्स के जितने भी पार्ट हैं वो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते हैं, उनमें कोई भी रेस्पिरेटरी ट्रैक नहीं होता है, कोई भी रेस्पिरेशन के बाद गैसेस को एक पार्ट से दूसरे पार्ट में पहुंचाने के लिए कोई भी रास्ता नहीं होता है, कोई भी ट्रैक नहीं होता है। तो उनका हर एक पार्ट, स्टेम, लीव्स, रूट्स, हर एक पार्ट इंडिविजुअली रेस्पायर करते हैं। और यहाँ पे जो रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है दैट इज बाय सिंपल डिफ्यूजन। Plants respire through simple plants respire through simple diffusion. तो what is this diffusion? डिफ्यूजन होता क्या है, राइट। कोई भी सब्सटेंस हो, कोई भी मॉलिक्यूल हो गया, ठीक है। राइट, अब वहाँ पे किसी भी सब्सटेंसेस का, किसी भी मॉलिक्यूल्स का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही ज़्यादा है बॉक्स ए में बॉक्स बी की तरफ, राइट। कॉन्सेंट्रेशन जो है वो क्या है, ज़्यादा है बॉक्स ए में, बॉक्स बी में जो है वो कम है। तो यहाँ पे क्या होता है, मूवमेंट ऑफ आयोन्स, मॉलिक्यूल्स, गैसेस, एलिमेंट्स, मटेरियल्स, एनीथिंग सोल्यूट, एनीथिंग, इट कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैस, किसी भी मटेरियल्स का या किसी भी एलिमेंट्स का, किसी भी आयोन्स का अगर मूवमेंट हो रहा है उसके हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ, तो दैट इज नोन एज डिफ्यूजन।
राइट तो डिफ्यूजन क्या है, मैंने आपको बताया था प्लांट्स जो है वो सिंपल डिफ्यूजन से रेस्पायर करते हैं। तो इसमें क्या होता है, डिफ्यूजन प्रोसेस क्या है, यहाँ पे कोई भी आयंस, कोई भी मॉलिक्यूल्स, कोई भी मटेरियल्स अगर अपने हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करता है तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन। और डिफ्यूजन ही एक प्रोसेस है जो गैसेस को एक्सचेंज करने में हेल्प करता है प्लांट्स के अंदर, राइट। अब अगर हम बात करें तो जो प्लांट्स जो हैं वो जितने भी प्लांट्स हैं सब इंडिविजुअली रेस्पायर करते हैं, लेकिन प्लांट्स में हमने क्या बोला था कि रेस्पिरेशन यूजुअली एनर्जी को रिलीज़ करता है, राइट। जितना ज़्यादा रेस्पिरेशन होगा उतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होगी। लेकिन हम एनिमल्स को तो एनर्जी की बहुत ज़रूरत पड़ती है क्योंकि हम भागते हैं, दौड़ते हैं, कूदते हैं, काम करते हैं, फिज़िकल एक्टिविटीज़ करते हैं। लेकिन प्लांट्स तो ऐसी कोई फिज़िकल एक्टिविटीज़ करते ही नहीं है, वो एक ही जगह पर स्टेशनरी रहते हैं, वो मूव नहीं करते, तो उनको उतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट भी नहीं है। तो इसी वजह से यही एक रीज़न है कि प्लांट्स में जो रेस्पिरेशन रेट है कंपेयर टू एनिमल्स वो काफ़ी स्लो है, काफ़ी लो है। प्लांट्स हैव लो respiration rate than animals. ओके सो यहाँ पे हमने देखा कि प्लांट्स में रेस्पिरेशन रेट जो है वो कम होती है कंपेयर टू एनिमल्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि प्लांट्स में भी डिफरेंट टाइप्स के टिश्यूज़ होते हैं। कुछ टिश्यूज़ होते हैं जो मैच्योर हो जाते हैं, कुछ प्लांट पार्ट्स होते हैं जो मैच्योर हो जाते हैं जैसे कि हार्ड एंड वुडी स्टेम, और कुछ प्लांट पार्ट्स होते हैं जो काफ़ी लिविंग होते हैं, काफ़ी मैच्योर इमेच्योर होते हैं, न्यू सेल्स होते हैं। तो जहाँ पे न्यू सेल्स होते हैं वहाँ पे सेल्स के टिश्यूज़ जो होते हैं, नॉट सेल्स के टिश्यूज़, जो भी प्लांट के सेल्स होते हैं, जितने भी टिश्यूज़ होते हैं वो कंटिन्यूसली डिवाइड करते रहते हैं। और आपको पता है अगर हम कोई भी फिज़िकल एक्टिविटी करते हैं तो हमारी बॉडी को एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है, हमारे सेल्स में एनर्जी की बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे प्लांट्स का जो इमेच्योर पार्ट्स होते हैं, जो ग्रोइंग पार्ट्स होते हैं, जो जर्मिनेटिंग सीड्स होती हैं, उनमें अगर हम देखा जाए तो वहाँ पे रेस्पिरेशन फास्ट होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे सेल्स कंटिन्यूसली डिवाइड करते रहते हैं और सेल्स का डिवाइड होना प्लांट्स के लिए एक मेटाबॉलिक एक्टिविटी है। और अगर मेटाबॉलिक एक्टिविटी वहाँ पे हो रही है तो वहाँ पे रेस्पिरेशन की बहुत ज़रूरत पड़ती है। लेकिन जो मैच्योर सेल्स होते हैं वो डिवाइड नहीं करते हैं, उनमें कोई भी डिवीजन कैपेसिटी होती ही नहीं है, तो वहाँ पे उतनी रेस्पिरेशन की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। तो वहाँ पे जो रेस्पिरेशन है वो काफ़ी हद तक स्लो होता है। respiration is fast in soft, immature, germinating seeds of plants, whereas it is slow in mature parts of the plant. ओके तो यहाँ पे क्या होता है, रेस्पिरेशन जो है वो जितने भी सॉफ्ट इमेच्योर पार्ट्स होते हैं, जो ग्रोइंग रीजन्स होते हैं, राइट, जो ग्रोइंग रीजन्स होते हैं, जो मैच्योर पार्ट्स होते हैं, जर्मिनेटिंग सीड्स होती हैं, क्योंकि वो ग्रो करती हैं, वो डेवलप करती हैं, तो वो उनमें जो रेस्पिरेशन है वो काफ़ी फास्ट है। और जो प्लांट्स के जो भी मैच्योर पार्ट्स हो गए जैसे कि मैच्योर रूट्स, हार्ड वुडी स्टेम्स, तो उनमें रेस्पिरेशन काफ़ी हद तक स्लो होता है। अब हम बात करते हैं कि रेस्पिरेशन कहाँ कहाँ होता है, राइट। तो हमने देखा था कि प्लांट्स और रूट्स, प्लांट्स में रूट, स्टेम, लीव्स जो है वो इंडिविजुअली रेस्पिरेशन करती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यंग रूट्स और ओल्ड रूट्स, यंग स्टेम और ओल्ड स्टेम की बात करते हैं।
तो सबसे पहले हम देखते हैं यंग स्टेम। ओके, सो यंग स्टेम की अगर हम बात करें तो कोई भी स्टेम के ऊपर राइट लेयर होते हैं, कई सारे लाइक आउटर कवरिंग होती है जिसे हम क्या कहते हैं एपिडर्मिस। पहले हम इनके स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम देखेंगे कि इनमें रेस्पिरेशन कैसे होता है। तो यंग स्टेम की अगर हम बात करें तो यंग स्टेम में भी एक आउटर कवरिंग होती है सेल्स की, जिसे हम क्या कहते हैं एपिडर्मिस। अब एपिडर्मिस के बीच में भी और एपिडर्मिस के ऊपर भी एक आउटर कवरिंग होती है जिसे हम क्या कहते हैं क्यूटिकल लेयर। क्यूटिकल लेयर मैंने आपको बताया था एडाप्टेशंस में कि हर एक प्लांट के ऊपर एक क्यूटिकल लेयर होता है, वैक्सी सब्सटेंस होता है प्लांट के पार्ट्स के ऊपर, तो इसे हम क्या कहते हैं क्यूटिकल। अब इनका फंक्शन क्या होता है कि ये ट्रांसपिरेशन को रोकते हैं, लेकिन कुछ पार्ट्स में एपिडर्मल लेयर में कुछ जगह पे टाइनी पोर्स होते हैं, ठीक है, और उन पोर्स को गार्ड करता है कौन स्टोमेटा। और स्टोमेटा जो टाइनी पोर्स होते हैं उनको गार्ड कौन करता है गार्ड सेल्स, ठीक है। तो ये गार्ड सेल्स जो है वो स्टोमेटा की क्लोजिंग एंड ओपनिंग की बात करते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे ओल्ड स्टेम। तो ओल्ड स्टेम देखें तो वो काफ़ी हार्ड होती है, काफ़ी वुडी होती है, तो वहाँ पे जो उसका एपिडर्मल सेल्स है वो कैसा हो जाता है इम्परमिएबल हो जाता है गैसेस के एक्सचेंज को। तो वहाँ पे गैसेस का एक्सचेंज जो है वो हार्ड वुडी स्टेम के थ्रू सिंपल डिफ्यूजन से होता नहीं है, तो वहाँ पे एपिडर्मल लेयर जो है कुछ जगह से ब्रेक हो जाता है और वहाँ पे सेल्स काफ़ी लूज हो जाते हैं, ठीक है। वहाँ पे सेल्स क्या होते हैं काफ़ी लूज हो जाते हैं और जो एपिडर्मल सेल्स है वो ब्रेक हो जाता है, जिसे हम हार्ड एंड वुडी स्टेम में क्या कहते हैं कॉर्क, ठीक है। तो ये एक जगह से ब्रेक हो जाता है, डैमेज हो जाता है, तो वहाँ से इजीली गैसेस का एक्सचेंज हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यंग रूट की। ओके, सो अगर हम यंग रूट की बात करें तो यंग रूट का आपको पता है हर एक रूट के ऊपर कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं रूट हेयर। हमें पता है कि रूट हेयर जो है वो वाटर को अब्जॉर्ब करते हैं, मिनरल्स को अब्जॉर्ब करते हैं। उसके साथ साथ रूट हेयर का एक और फंक्शन है कि वो गैसेस के एक्सचेंज में भी हेल्प करता है, काफ़ी सॉफ्ट होता है, काफ़ी थिन लेयर होता है, तो गैसेस इजीली इसमें से डिफ्यूज़ हो जाती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ओल्ड रूट की। अगर ओल्ड रूट का देखें या फिर ओल्ड स्टेम का देखें तो ओल्ड रूट और ओल्ड स्टेम दोनों सिमिलर हैं। ओल्ड स्टेम में भी जो है वो कॉर्क प्रेजेंट होता है, राइट। जो आउटर कवरिंग है दैट इज नोन एज एपिडर्मिस, जो कि डैमेज हो जाती है ओल्डर रूट्स में। वहाँ पे सेल्स जो हैं वो काफ़ी लूज हो जाते हैं, इंटरसेलुलर स्पेसेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है और गैसेस इजीली इसमें से एक्सचेंज कर सकती हैं। तो यहाँ पे हमने देखा था कि स्ट्रक्चर्स देखे हैं यंग स्टेम के, ओल्ड स्टेम के, यंग रूट के, ओल्ड रूट के, सॉरी।
ओके। नाउ अब हम देखते हैं कि रेस्पिरेशन इनमें कैसे होता है। नाउ अगर हम बात करें सबसे पहले यंग स्टेम की, तो यंग स्टेम में कई सारे लीव्स, स्टेम में रेस्पिरेशन कैसे होता है, तो यंग स्टेम में जो एपिडर्मल लेयर है उस पर कुछ टाइनी पोर्स होते हैं। उन टाइनी पोर्स को एक सेल्स, दो सेल्स गार्ड करते हैं बीन शेप्ड के, उन्हें हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा। तो यहाँ पे यंग स्टेम में रेस्पायर थ्रू स्टोमेटा, राइट। तो यहाँ पे ये स्टोमेटा जो है वो गैसेस के एक्सचेंज में हेल्प करता है। ये गार्ड सेल जो है वो काफ़ी इलास्टिक होते हैं, ये ओपन एंड क्लोजिंग स्टोमेटा की ओपन एंड क्लोजिंग को मेंटेन करके रखते हैं। जब यहाँ पे सेल्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है तो ये स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं। स्टोमेटा के गार्ड सेल्स जो हैं वो स्टोमेटा को ओपन कर देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर की तरफ रिलीज हो जाता है। तो इस तरीके से रेस्पिरेशन होता है यहाँ पे यंग स्टेम में स्टोमेटा के थ्रू। वेरएज ओल्ड स्टेम में अगर हम देखें तो मैंने आपको बताया था काफ़ी हार्ड एंड वुडी स्टेम होती है। उनमें कुछ कभी कभी अगर आप गए होंगे बाहर तो कुछ ट्रीज में आप जो कट देखते हो, जो कट वाले मार्क होते हैं, वो कट वाले मार्क एक तरीके से जो आउटर कवरिंग होती है, आउटर लेयर होती है, वो डैमेज हो जाती है, एक जगह से ब्रेक हो जाती है और जितने भी अंदर के सेल्स होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स वो लूजली अरेंज्ड होते हैं, राइट। जो लूजली अरेंज हो जाते हैं अपने आप को वहाँ पे लूज कर लेते हैं ताकि उन लेंटी सेल्स के थ्रू, उन गैसेस के थ्रू इजीली जो है वो उस ओपनिंग के थ्रू इजीली कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है और ऑक्सीजन अंदर जाती है। तो इन्हें हम क्या कहते हैं, ओल्ड स्टेम में थ्रू लेंटी सेल्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं यंग रूट। यंग रूट में किस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड, यूजुअली यंग स्टेम वो होती है जो काफ़ी सॉफ्ट होती है, ग्रीन कलर की होती है। अब हम देखते हैं रेस्पिरेशन थ्रू रूट्स। रेस्पिरेशन इन रूट्स। ओके, सो अगर हम रेस्पिरेशन इन रूट्स की बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं यंग रूट्स की। मैंने आपको बताया था यंग रूट का स्ट्रक्चर कि यंग रूट में कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें हम रूट हेयर कहते हैं। अगर हम रूट हेयर की बात करें तो ऊपर के सेल्स जो हैं वो उन्हें हम क्या कहते हैं, एपिब्लेमा। तो जो ऊपर के सेल्स होते हैं वो काफ़ी सॉफ्ट होते हैं, काफ़ी थिन होते हैं, तो ईजीली वहाँ से रूट हेयर से जो ऑक्सीजन है वो सॉइल में, सॉइल काफ़ी लूज़ होता है, जो सॉइल पार्टिकल्स के अंदर जो एयर होती है, जो सॉइल एरेटेड सॉइल होता है उसमें जो एयर होती है उसमें जो ऑक्सीजन होता है वो ऑक्सीजन फिर इजीली डिफ्यूज़ हो जाता है रूट हेयर के अंदर और रूट हेयर से फिर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ रूट में अंदर जाता है और वहाँ पे ऑक्सीडेशन में कहीं ना कहीं प्लांट में हेल्प करता है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं ओल्ड रूट की। ओल्ड रूट में मैंने आपको बताया था लेंटी सेल्स, ठीक है। तो ये लेंटी सेल्स का क्या करते हैं, लेंटी सेल्स जो है वो ओपनिंग होती है, एक तरीके से कट होता है, जो एपिडर्मल लेयर जो होता है वो डैमेज हो जाता है और एक कट फॉर्म करता है, तो वहाँ से इजीली ऑक्सीजन अंदर आ जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर चला जाता है। तो यंग स्टेम जो है वो स्टोमेटा के थ्रू रेस्पायर करते हैं, ओल्ड स्टेम लेंटी सेल्स के थ्रू रेस्पायर करते हैं, यंग रूट्स जो हैं वो रूट हेयर के थ्रू रेस्पायर करती हैं, ओल्ड रूट जो है वो लेंटी सेल्स के थ्रू रेस्पायर करते हैं। अब हम बात करते हैं स्टेम लीव्स। तो रेस्पिरेशन इन लीव्स किस तरीके से होता है, okay, so respiration in leaves. Now
लीव्स का स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो उसकी आउटर कवरिंग होती है, उसे हम क्या कहते हैं, एपिडर्मिस। और एपिडर्मिस में आउटर कवरिंग में ओपनिंग होती है, उसे हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा। तो सेम प्रोसेस जिस तरीके से यंग स्टेम्स में स्टोमेटा के थ्रू रेस्पिरेशन होता है, उसी तरीके से लीव्स में भी स्टोमेटा के थ्रू रेस्पिरेशन होता है। एंड उसके साथ साथ इसमें क्या होता है, जब भी कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन सेल्स के अंदर बढ़ता है, ठीक है, हम अगर देखें तो सेल्स के अंदर जब भी कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है तो ये स्टोमेटा जो है वो अपने आप को ओपन कर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर की तरफ रिलीज़ हो जाता है, और उसी टाइम पे इसके साथ साथ वाटर भी यहाँ से रिलीज़ होता है और ऑक्सीजन जो है वो अंदर चला जाता है। ठीक है, तो ये हो गया रेस्पिरेशन इन लीव्स। तो रेस्पिरेशन इन लीव्स होता है दैट इज थ्रू स्टोमेटा। ना, तो अगर हम बात करें स्टोमेटा क्या है, स्टोमेटा इज ए स्मॉल पोर on the surface of the leaf which is guarded by cells called गार्ड सेल्स। ओके, सो ये हो गया रेस्पिरेशन इन लीव्स। तो रेस्पिरेशन प्रोसेस प्लांट्स में हम दोबारा एक बार और रिवीजन कर लेते हैं कि रेस्पिरेशन इन प्लांट्स जो है वो डिफरेंट होता है, हर एक पार्ट में इंडिविजुअली होता है, क्योंकि ये एक जगह पे स्टेशनरी रहता है, इसमें कोई भी ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं होता है जो गैसेस को ट्रांसपोर्ट कर सके। तो इसमें सिंपल डिफ्यूजन की हेल्प से गैसेस जो हैं वो एक्सचेंज होती हैं डिफरेंट पार्ट्स में इंडिविजुअली। तो वो डिफरेंट पार्ट्स अगर हम देखें तो रूट, स्टेम एंड लीव्स तीनों की तीनों अपने आप में अलग ही इंडिविजुअली प्लांट्स को रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं, गैसेस के एक्सचेंज में हेल्प करते हैं। अगर हम देखें तो रेस्पिरेशन रेट जो है वो ग्रोइंग पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, जर्मिनेटिंग सीड्स, इमेच्योर पार्ट्स, उनमें ज़्यादा होती है कंपेयर टू मैच्योर पार्ट्स। तो मैच्योर पार्ट्स में जो रेस्पिरेशन रेट है वो काफ़ी स्लो होती है। एंड रेस्पिरेशन में प्लांट्स जो हैं, प्लांट्स को मूव करने की ज़रूरत नहीं होती, तो उन्हें एनर्जी की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, तो इसीलिए उनमें रेस्पिरेशन जो है वो स्लो है कंपेयर टू द एनिमल्स, क्योंकि एनिमल्स मूव करते हैं, फिज़िकल एक्टिविटीज़ करते हैं, तो उनको रेस्पिरेशन की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो अगर रेस्पिरेशन के हम देखें तो सबसे पहले हमने देखा था यंग स्टेम्स एंड ओल्ड स्टेम्स। तो यंग स्टेम्स में रेस्पिरेशन होता है थ्रू स्टोमेटा, कुछ टाइनी पोर्स होते हैं, ओपनिंग होती हैं जो किस में हेल्प करती हैं, गैसेस के एक्सचेंज में हेल्प करती हैं, राइट। तो ये स्टोमेटा कहीं ना कहीं गैसेस के एक्सचेंज में हेल्प करते हैं। एंड ओल्ड स्टेम्स में कुछ ओपनिंग होती है, कुछ कट होते हैं स्टेम्स में, हार्डवुडी स्टेम्स में जो एपिडर्मल सेल्स है, जो आउटर कवरिंग है, वो एक तरीके से डैमेज हो जाती है कुछ पर्टिकुलर एरियाज़ पे जहाँ पे सारे सेल्स लूजली अपने आप को अरेंज कर लेते हैं, तो वहाँ पे गैसेस का एक्सचेंज जो है वो ईजीली हो जाता है। अगर हम बात करें यंग रूट की, तो यंग रूट में रूट हेयर प्रेजेंट होते हैं, और वो रूट हेयर किस में हेल्प करते हैं, प्लांट को गैसेस के एक्सचेंज में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट ओल्ड स्टेम की अगर हम ओल्ड रूट की अगर हम बात करें तो ओल्ड रूट में लेंटिसेल्स प्रेजेंट होते हैं, सेम काइंड ऑफ थिंग, तो वो गैसेस के एक्सचेंज में हेल्प करते हैं। फिर आते हैं हम रेस्पिरेशन इन लीव्स। लीव्स के सरफेस पे कुछ एपिडर्मल लेयर में कुछ टाइनी पोर्स होते हैं जिन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं, और वो टाइनी पोर्स में जो है गैसेस के एक्सचेंज में हेल्प करते हैं। तो जब भी लीव्स में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाता है तो हमें पता है लीव्स में फोटोसिंथेसिस भी होता है, वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत भी पड़ती है। लेकिन जो रेस्पिरेशन होता है रात के टाइम पे, राइट, तो जो उस रेस्पिरेशन के टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो जाता है और वो कार्बन डाइऑक्साइड को
बाहर की तरफ रिलीज कर देते हैं और ऑक्सीजन को कंज्यूम कर लेते हैं, तो दैट हैपेंस विद द हेल्प ऑफ स्टोमेटा, राइट। और सो दिस इज हाउ वी अंडरस्टूड द रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे रेस्पिरेशन इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स कैसे होते हैं, डिफरेंट एनिमल्स किस तरीके से रेस्पायर करते हैं, ह्यूमन बींग्स किस तरीके से रेस्पायर करते हैं।